जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का फिर से एक नया एपिसोड में इन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे स्वागत है। आप देखें, लास्ट क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि जो भी हमारे सिलेबस में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस किया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, इसमें अब हम अपना बेसिक्स क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स आप वैसे कह सकते हैं जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले आपको उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स बताए जाते हैं। वैसे ही ये बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जीरो में आपको सबसे पहली चीज़ पढ़नी पड़ती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है बेसिक्स क्लासेस। तो अब मैं आपकी बेसिक्स लेने वाला हूँ। आप इस चीज़ को बड़ा ढंग से पढ़ें, समझें आप। अब चलें आप, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने सिलेबस की चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है? हो सकता है बहुत सारे बच्चे आप में से ये आंसर दें कि देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, बट दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। द आंसर विल बी ओनली देयर इज ओनली वन अल्फ़ाबेट ऑफ एनी लैंग्वेज, नॉट ओनली रिगार्डिंग इंग्लिश। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो बहुत सारे एक ही अल्फ़ाबेट की संख्या होती है। अच्छा, तो आपके मन में चलेगा सर, तो मैं अल्फ़ाबेट की संख्या तो 26 बताता था। तो 26 अल्फ़ाबेट की संख्या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 26 लेटर्स की संख्या होती है। 26 लेटर्स की संख्या होती है, और जिस ग्रुप में 26 लेटर्स को रखते हैं, उस ग्रुप को हम नाम देते हैं अल्फ़ाबेट। जैसे समझिए आप कि ए से लेकर के जेड तक जिस ग्रुप में आप रखते हैं, इस ग्रुप को आप क्या नाम देते हैं? इस ग्रुप को नाम देते हैं आप अल्फ़ाबेट। उस ग्रुप को आप क्या नाम देते हैं? उस ग्रुप का आप नाम देते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है? अब समझिए, लेकिन लेटर्स हमारे पास कितने हैं? तो लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर्स की संख्या कितनी है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर्स की संख्या, लेटर्स की संख्या कितनी है? तो 26 लेटर्स है। डैट मीन्स, कहने का क्या मतलब है कि जिस ग्रुप में आप 26 लेटर्स को रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जिस क्लास में आप बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हैं, उसको आप क्या एक का क्लास कहते हो या बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तब आप क्लास कहते हो ना? तो वैसे ही जब बहुत सारे मतलब 26 लेटर्स को जिस हम ग्रुप में रखते हैं, उस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? तो उस ग्रुप को ही हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। तो जिस ग्रुप में 26 लेटर रखे जाते हैं, उस ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, न कि अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है। किसी भी भाषा की अल्फ़ाबेट की संख्या, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो, कोई भी भाषा हो, उस भाषा में की जो अल्फ़ाबेट की संख्या है, हमेशा ही एक होगी। फिर देखें आप, अब मैं कहता हूँ कि किसी भी भाषा की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ये तो बिल्कुल ही बेसिक बात थी जो मैंने आपको अभी बताया। बस यही आपने सीखा कि अल्फ़ाबेट की संख्या 26 नहीं, अल्फ़ाबेट की संख्या एक होती है। अब आप देखिए, नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट आपको पढ़ना होता है सबसे पहली चीज़, इस भाषा की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो भाषा की स्टार्टिंग होती है उसके लेटर्स से, चाहे वो कोई भी भाषा हो। आपने हिंदी सीखा होगा, तो हिंदी में सबसे पहले चीज़ हमें कौन सी सीखनी पड़ती है? क, ख, ग, घ। यही सीखते हैं आप। क्यों सीखते हैं? क्योंकि किसी भी भाषा की स्टार्टिंग वहीं से होती है, और उसे ही आप हिंदी में क्या कहते थे? अक्षर। क्या कहते थे आप? अक्षर। तो सबसे पहली चीज़ हम अंग्रेजी के अक्षर सीखेंगे। अक्षर सीखेंगे, डैट मीन्स आपको ये मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ कि ABCD और ये तमाम चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा। हाँ, लेकिन बेसिक यहीं से स्टार्ट है, तो मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा। और तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में, जो सबसे पहली चीज़ पढ़ना होता है, डैट आर लेटर्स और लेटर। आप ऐसा कह सकते हैं कि लेटर की अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहें कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है, तो आप कह सकते हो कि इट इज़ the smallest unit of a language. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, या किसी भी भाषा की। देखो, मैंने ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लिखा है, मैंने लिखा है अ लैंग्वेज। दैट मीन्स कि किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसे ही आप क्या कहते हैं? उसे ही आप कहते हो लेटर्स। जैसे हमारी बॉडी जो बनती है, सबसे पहली चीज़ क्या बनती है? सेल बनते हैं, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर सिस्टम बनता है,
जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सब पढ़ते हो, वो सिस्टम्स बनते हैं, फिर जा कर के हमारी बॉडी की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखना है, तो सबसे पहली चीज़ हम अभी भाषा के सेल को पढ़ रहे हैं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वह है सेल। तो सबसे पहली चीज़ हम सेल पढ़ रहे हैं। तो सेल को ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लेटर्स के नाम से जानेंगे। अंग्रेजी के सेल को हम क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि अंग्रेजी भाषा में लेटर्स की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता है कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो अंग्रेजी है, उस अंग्रेजी में जो अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसमें लेटर्स की संख्या कितनी है, 26। ये आपको पता है। फिर आप ये भी कहते हैं कि आउट ऑफ दिस 26 लेटर्स 5 ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड vowels. Its right pronunciation is not vowels. Its right pronunciation is vowels. इसको हम क्या पढ़ते हैं, vowels. एंड रिमेनिंग बच कितने जाते हैं, तो एंड रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो अगर मैं कॉन्सोनेंट्स की बात करूं कि कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी होती है, तो कॉन्सोनेंट्स की संख्या 21 होती है और वाउल्स की संख्या कितनी है, तो वाउल्स की संख्या 5 होती है। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ तक तो लगभग सभी लोगों को जानकारी होती है, लेकिन इसके बाद की चीज़ें क्या हैं कि दिस 26 लेटर्स हैव 44 साउंड्स। कि ये जो 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स के पास साउंड की संख्या कितनी है, तो इन 26 लेटर्स के पास साउंड की संख्या 44 है, 44 साउंड्स होते हैं। अब आपको लगेगा कि नहीं सर एक का तो यही पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अब देखिए, अब बात ये आती है कि इन 44 साउंड्स में ये जो 26 है, इसे भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। कैसे कि आउट ऑफ दिस 44 साउंड out of these 44 sounds, 20 sounds are of vowels। कि ये जो 44 साउंड्स हैं, इन 44 साउंड्स में से जो 20 साउंड्स होते हैं वो किनके, वाउल्स के। बच फिर कितने जाते हैं, तो बच जाते हैं हमारे पास 24। तो एंड रिमेनिंग 24 साउंड्स आर ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कहने का क्या तात्पर्य है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, मैं सारी चीज़ों को समराइज कर रहा हूँ कि अंग्रेजी भाषा में जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट की संख्या 1 है, उसके 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स को जिस ग्रुप में रखते हैं, उस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, तो उस ग्रुप को हम नाम देते हैं अल्फ़ाबेट। फिर ये बताई गई कि अल्फ़ाबेट जो 26 लेटर्स हैं, उन लेटर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले को हमने वॉल्स कहा और सेकेंड को हमने कॉन्सोनेंट्स कहा। वॉल्स की संख्या कितनी है, 5, और कॉन्सोनेंट्स की संख्या 21 है। फिर आपने ये सीखा कि ये जो 26 लेटर्स हैं, नॉट लेटर, हियर वी हैव टू राइट लेटर्स, ये जो 26 लेटर्स हैं, इन लेटर्स की साउंड की संख्या कितनी है, तो 44 है। फिर 44 में से जो 20 साउंड्स हैं, डेट आर ऑफ वाउल्स, दोज आर ऑफ वाउल्स, और जो 24 साउंड्स बच गए हैं वो किन के होते हैं, तो वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स के। ठीक है। अब देखिए, जैसे अब आपके मन में ये बड़ा ही क्यूरियोसिटी होगा कि सर ये 44 साउंड्स कहने का क्या मतलब है, जब 26 लेटर है तो 26 साउंड होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप समझिए, आप जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, इन एग्जाम्पल्स को आप समझेंगे और फिर आप देखेंगे। जैसे मैंने लिखा एक टर्म दैट इज
ये मैंने बस आपके सामने 6 शब्द लिखे हैं। ये मैंने आपके सामने बस 6 शब्द लिखे हैं। इन 6 शब्दों पे ज़रा आप गौर कीजिएगा। पहला जो शब्द लिखा गया दैट इज़ नॉट प्रोनाउंस इट नॉट प्रोनाउंसिएशन इज़ ओनियन, इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ अनियन। इट इज़ प्रोनाउंस लाइक अनियन दैट फॉर यहाँ ओ को हम क्या पढ़ रहे हैं? अ, अनियन। वैसे ही अगर आप इस ओ को देखो तो आपने लिखा तो ओ है लेकिन इसको पढ़ क्या रहे हैं हम? ऑरेंज। दैट मीन्स ओ। ये लिखा हुआ ओ है और यहाँ पढ़ा भी क्या जा रहा है? ओ ही। ओके कहते हैं, ओके। ठीक है। तो आप देखिए ये जो 3 शब्द लिखे गए हैं इन तीनों शब्दों में क्या इस ओ की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है या नहीं है? तो अगर ये 3 शब्द में देखें तो ओ के पास 3 साउंड्स आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है ओ के पास 3 ही साउंड नहीं है, मोर देन 3 साउंड्स है इसके पास, मोर देन 3 साउंड्स हैं। हम उसकी चर्चा करेंगे जब हम साउंड्स टॉपिक पढ़ेंगे आर्टिकल से पहले। इसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो इसमें आपको फोकस करना है ए पे। अगर हम इस ए पे फोकस करते हैं तो पहले में हम क्या पढ़ते हैं? एन। क्या कहते हैं हम? एन। और अगर एन कहते हैं तो इसको एन हम ये पढ़ रहे पर लिखा हमने क्या है? ए, लेकिन पढ़ क्या रहे हम? एन। वैसे ही अगर यहाँ पे पढ़ें तो इसको हमने लिखा क्या है? ए, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ऑल्सो। अगर ऑल्सो पढ़ते हैं डैट मीन्स इस ए को हम क्या पढ़ रहे हैं? ओ पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो लिखा हुआ है आंट। क्या पढ़ रहे हैं? हम इस ए को आंट पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि ए से अ होता है। आप देखिए ये तीनों शब्द में क्या हम ए को अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना। तो ये तीनों को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। इस तरीके से जो हमारे पास 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स के पास टोटल नंबर ऑफ साउंड्स कितने हैं? तो 44 हैं। ठीक है। ये हमारा लेटर के रिगार्डिंग जो बेसिक्स है उसे हमने कंप्लीट किया। अब हम इसके नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। तो जब आप नेक्स्ट यूनिट की बात कर रहे हो तो जैसे आप क से लेकर के ज्ञ तक चीज़ें सीख गए होते हैं, वैसे आपने ए से लेकर के जेड की बातें सीखी। इसके बाद जब हम मूव करते हैं तो हमारा आता है वर्ड्स। तो अब मेरे प्यारे भाई वर्ड्स की हम बात करेंगे। अगर हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, अगर हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट यही होता है। ठीक है। तो वर्ड्स की डिफिनीशन होती है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। इसका कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स कह देना ही ये वर्ड की डिफिनीशन नहीं है। मीनिंगफुल भी सेंस आना, मीनिंगफुल भी सेंस आना चाहिए। जैसे समझिए आप, जैसे हमने लिखा वाई ओ बी, और मैं कहूँ कि ये शब्द है या नहीं है, आप मुझे बताइए वर्ड है या नहीं है। तो आप नहीं कह सकते कि ये वर्ड है। अगर मैंने यहाँ ए लिखा है तो वर्ड लिखना चाहिए मुझे। ठीक है। नहीं कह सकते कि ये शब्द है। क्यों नहीं कह सकते? कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो एक दो तीन, 3 लेटरों का ग्रुप है, लेकिन इसको हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, और जब इसका कोई मीनिंग नहीं है तो इसे हम वर्ड नहीं कह सकते। इसे वर्ड अगर कहना होगा तो आप सभी को पता है कि एक ऐसा टर्म लिखा जाता है और इसका मतलब भी पता है आपको, तो इसको हम क्या कहेंगे? कि ये वर्ड है, लेकिन ये वर्ड नहीं था। क्लियर है? तो सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स कहना हमारे ये डिफिनीशन नहीं हो सकते। ठीक है। हम डिफिनीशन किसको कहेंगे? हम वर्ड किसको कहेंगे? जो ग्रुप ऑफ लेटर भी हो और जो हमें एक मीनिंगफुल सेंस भी दे रहा हो, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं? तभी हम उसको लेटर वर्ड कह सकते हैं। अब बात आती है कि अंग्रेजी भाषा में, जैसे आप हिंदी में भाषा में मैं पूछूं कि हिंदी भाषा में कितने शब्द हैं, आप कहोगे सर बहुत सारे शब्द हैं। वैसे ही अंग्रेजी भाषा में ही बहुत सारे शब्द हैं। तो उन शब्दों को पहचानने के लिए हमें इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी कैटेगराइजेशन करनी पड़ी है। ठीक है। कितने तरीके से कैटेगराइज होते हैं? तो आप लिखेंगे कि ऑल द वर्ड इन इंग्लिश language have been categorized have been categorized in 8 categories called parts of speech। समझिए
मैं क्या कह रहा हूँ कि ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश हैव बीन कैटेगराइज्ड इन 8 कैटेगरीज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें हम 8 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन से हैं, तो आप लिख सकते हैं कि दीज आर ये कौन कौन से हैं। तो ये होते हैं सबसे पहले दैट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, एंड फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ preposition, 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 seventh is conjunction, conjunction, it's not conjunction, it's conjunction, and the last one is that is interject. These are the 8 parts of speech जिसमें हम सारे शब्दों को पहचाना सीख लेंगे कि चाहे तो ये किसी 8 में से ही कोई एक हो सकता है, जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद अब के जो ग्रामेरियन हैं वो कहते हैं कि 8 तरह के नहीं होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, 9 तरह के होते हैं। ये 9 तरह के कहने की वजह क्या है, तो 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच वो जिसे जोड़ना चाहते हैं, जिसे आज तक हम एडजेक्टिव के अंदर पढ़ने होते हैं, उसे अब वो एडजेक्टिव से बाहर निकालना चाहते हैं। वो कौन सा है, तो उसे हम कहते हैं डिटरमिनर्स। तो आप कह सकते हैं कि डिटरमिनर्स आर कॉल्ड 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिटरमिनर आर कॉल्ड 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि जिस जो डिटरमिनर है उसे हम क्या कहते हैं, तो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हम शब्द को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 9 तरीके से। ऐसे अभी के ग्रामेरियन जो है आज तक, मतलब कि जो पुराने ग्रामेरियन है वो तो 8 ही तरीके से बताते हैं, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो कहते हैं 9 तरीके के। इस वजह से मैंने कहा कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसको कहते हैं, तो डिटरमिनर्स को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड्स के बारे में ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद हम जब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट आता है उसे हम कहते हैं, नेक्स्ट जो आता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो हम सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो सेंटेंस क्या है, अगर हम सेंटेंस की बात करें तो ये क्या होता है कि अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वो किसके वर्ड्स जो होते हैं वो लेटर्स के ग्रुप होते हैं, ये वर्ड्स के ग्रुप होते हैं सेंटेंस। जैसे मैं एक वर्ड लिखूं, एक मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा कि हैंडसम, इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट तरुण बॉय इज। तो आप देख पाएंगे कि इस वाले में, इस में कितने हमारे वर्ड्स हैं। तो आपको पता है कि इज भी वर्ड है, बॉय भी वर्ड है, तरुण भी है, इंटेलिजेंट भी है, ए भी है। लेकिन अगर आप महसूस कर पाएंगे तो इस नॉनसेंस मीनिंग दे रहा है, इस सेंसफुल नहीं दे रहा है, सेंसलेस मीनिंग दे रहा है। इसी वजह से आप इसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। सेंटेंस अगर आपको कहना है तो आपको लिखना पड़ता है कि तरुण इज एन, एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे एन लिखना था, एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखोगे तो अब इसका कोई सेंसफुल मीनिंग आ रहा है, तो अब आप इसे क्या कह सकते हैं, तो अब इसे आप सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है कि सेंटेंस के, अगर मैं पार्ट्स की बात करूं कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो चाहे वो कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कितना भी छोटा सेंटेंस हो, उसके 2 ही भाग होते हैं। ध्यान देना, मैं काइंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ इसके पार्ट्स की। तो अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें मेरे प्यारे भाई, तो इसके पार्ट्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। एक सेंटेंस के पास कितने भाग हैं, 2, जिसमें आप फर्स्ट को नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट,
एंड सेकेंड इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सेकेंड कॉल प्रेडिकेट। अब बात आती है कि सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं और प्रेडिकेट किसको कहते हैं। सब्जेक्ट हम किसको कहेंगे और प्रेडिकेट कहेंगे किसको। अब देखें आप, सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं, ऐसे अगर आपको बेसिक्स नॉलेज हो तो आप अभी तक पढ़ते आए हो कि जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सारे सेंटेंसेस में काम होते ही हैं, सबके सब सेंटेंस में काम नहीं होते। कुछ ऐसे भी सेंटेंस है जिसमें काम नहीं होता। जैसे मैं कह दूँ मैं एक शिक्षक हूँ, इसमें क्या काम हो रहा है क्या, लेकिन मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक्शन हो रहा ना, लेकिन वो तो स्टेट है। तो कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें एक्शन नहीं होते हैं। तो जब एक्शन नहीं हो रहा तो वहाँ पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, और जब काम नहीं हो तो कोई करने वाला है ही नहीं, और जब करने वाला नहीं है तो डूअर को तो क्यों कहना ही वहाँ पे गलत होगा कि डूअर सब्जेक्ट होता है। जब वहाँ कोई कोई काम ही नहीं हो रहा है तो कौन करेगा। जैसे एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर होंगी बातें, जैसे समझे आप, जैसे मैंने कहा कि आई हैव या आई हैव सबमिटेड माई एप्लीकेशन। आई हैव सबमिटेड माई एप्लीकेशन, ये एग्जाम्पल है। अगर ये एग्जाम्पल है तो समझें आप इस एग्जाम्पल को। ठीक है, आप कहोगे यहाँ सबमिट करने वाला कौन है, तो आई है, तो डूअर है। डूअर को आपने क्या कह दिया, सब्जेक्ट कह दिया। इसको आपने कहा कि डूअर है और डूअर को आपने कह दिया कि सब्जेक्ट है। पर आप देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा कि द सरफेस इज स्मूथ इज द सरफेस इज स्मूथ। सरफेस कैसा है, स्मूथ है। अब मुझे बताओ यहाँ कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, कोई काम करने वाला है ही नहीं, तो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। तो कहोगे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आप किसको बताएंगे, द सरफेस को। पर यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई करने वाला है ही नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं सब्जेक्ट है। तो इसके यहाँ पे जो आप डूअर कहते हैं, तो डूअर तो सब्जेक्ट आप कह सकते हो, लेकिन हमेशा डूअर सब्जेक्ट नहीं होता। तो हम सब्जेक्ट किसको कहेंगे, तो सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा कि रानी हैज़ सबमिटेड माई एप्लीकेशन। अब समझिए, आप कह रहे होगे कि रानी हैज़ सबमिटेड माई एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप बात किसकी कर रहे हो, तो रानी के बारे में बात कर रहे हो कि किसने हमारा एप्लीकेशन सबमिट किया, मेरा सबमिट किया, तो रानी की ने किया, तो आप रानी के बारे में बात बता रहे हो। वैसे अगर मैं इसमें कहूँ तो यहाँ पे आप किसके बारे में बता रहे हो कि कौन स्मूथ है, तो सरफेस। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। समझे इस पार्ट, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, कि आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में बता रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हम किसके बारे में बता रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में। वैसे यहाँ पे भी हम बता रहे हैं कि मेरा एप्लीकेशन किसने सबमिट किया है, तो रानी ने। यहाँ पे भी हम रानी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए फिर नेक्स्ट, कि जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, यहाँ पे इज स्मूदी है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो इस पार्ट को हम कह देंगे, ये पार्ट हमारा क्या है, तो ये पार्ट को हम कह देंगे प्रेडिकेट। इस पार्ट को हम कह देंगे प्रेडिकेट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए। यहाँ भी तो वही बताना है कि रानी क्या कर, रानी ने क्या किया, तो रानी ने मेरा एप्लीकेशन सबमिट किया। तो यहाँ रानी के बारे में ही बता रहा है ये सेंटेंस, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डिफिनीशन लिख लें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। तो आप सब्जेक्ट उसे कहते हैं, डिफिनीशन आप लिखेंगे इस तरफ कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज व्हाट इज टॉक अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात किया जाता है, एंड प्रेडिकेट एंड प्रेडिकेट इज व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। समझे क्या लिखा जा रहा है, सब्जेक्ट इज व्हाट इज टॉक अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात किया जाता है,
और प्रेडिकेट वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अबाउट इन अ सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, इन अ सेंटेंस। तो चाहे वो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, उसके दो ही पार्ट होंगे, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रानी को हमने सब्जेक्ट का और हैज सबमिटेड माई एप्लीकेशन को हमने प्रेडिकेट का है। वैसे एक छोटा सा सेंटेंस है, द सरफेस इज स्मूथ, द सरफेस को हमने सब्जेक्ट का है और इज स्मूथ को हमने प्रेडिकेट का है। तो अभी हमने क्या देखा, तो अभी हमने देखा, आप एक बार देख लें। चलिए, अब आपने देख लिया, तो आपने बस अभी यही सीखा हमने, जो बेसिक्स थे हमारे लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में और सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में हमने सीखा कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहले को प्रेडिकेट कहते हैं, सेकंड को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं, जिसके बारे में बताते हैं, और प्रेडिकेट वो होता है जिसमें जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। बस इतनी ही बात हुई है आज हमारी। आज हम यहीं तक रखेंगे क्लास को, फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।